नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल पीस डे के बारे में है कि वैश्विक रूप में अगर हम देखें तो देश में अलग अलग देशों में किस क्षेत्र में कितनी शांति बनी हुई है और जो विकासशील देश जिन्हें हम मानते हैं, सुपर पावर जिन्हें मानते हैं, उनकी इसमें क्या भूमिका है। उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल है वो प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर है कि प्रेस की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में, कुछ जिम्मेदारियों के साथ में। उसके साथ में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो आत्मनिर्भर भारत जो अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करता है कि राष्ट्रीय, राज्य और जिले या क्षेत्रीय स्तर पे हम कैसे उसमें कुछ मॉडल बना के सुधार लाकर हम इसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में, जिसे हम संसदीय समितियां कहते हैं, उनके रोल के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में एवं उनकी जो सीमाएं है, जो लिमिटेशन है, उसके बारे में बात करता है। हाल ही में कुछ राज्यसभा में इंसिडेंट हुए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उस समाचार के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये कुछ कोर्सेज है, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू हमारा ये है कि रोश हैशना ये इनमें से निम्न में से किसका न्यू ईयर या नूतन वर्ष है। ऑप्शन ए है हिब्रू, जिन्हें हम यहूदी भी कहते हैं। ऑप्शन बी है क्रिश्चियन, ईसाई लोगों का। ऑप्शन सी है तमिल लोगों का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका जो भी उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह यह है कि संसद के नियमों के अनुसार हर बिल को जांच के लिए संसदीय समितियों को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इससे सरकार को अधिक लचीलापन और विधायी जो हमारी लॉ, जिसे हम विधायी व्यवसाय को और गति देने की क्षमता भी उन्हें इससे मिलती है। उपरोक्त कथन के आलोक में संसदीय समितियों की भूमिका, कार्य और महत्व पर विस्तार से एक चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहले आर्टिकल के और बढ़ते हैं। जैसे कि 21 सितंबर, जो मैंने बताया, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया जाता है, विश्व शांति रूप के रूप में हम इसे बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत नेशनल जो इंटरनेशनल लेवल पे ये कदम उठाया गया कि हम 24 आवर्स का नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन करेंगे। इसके साथ में सीज फायर भी का भी हम पालन करेंगे। तो कहीं पर भी किसी भी विश्व में किसी भी स्थान पे दो देशों के बीच में अगर कुछ लड़ाई भी चल रही होंगी तो इस दौरान सीज फायर रहेगा, नॉन वायलेंस रहेगा। तो ये काफी अच्छा गेस्चर है। तो इस साल का जो थीम है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, वो है शेपिंग पीस टुगेदर। मतलब हम कैसे शांति की ओर आगे बढ़ेंगे और हम इस मॉडल को कैसे पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट करेंगे कि सब और एक शांति का माहौल रहे और कहीं भी हमको हिंसा या वायलेंस नहीं देखने को मिले। तो करंट सिनेरियो देख लेते हैं हम, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है हमारे विश्व में, अगर उससे कुछ उदाहरण देख ले। तो अगर हम पिछले वर्ष की बात करें, 2019 की हम बात करें, 2019 में करीब 1000 के आसपास हमको मृत्यु देखने को मिले अलग एरिया में, जहाँ पे मिलिट्री है, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही है, आंतरिक कलह है, दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है। उनमें से कुछ जो देश है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में आपको जैसे पता है तालिबान का प्रेजेंस है, वहाँ की सरकार और तालिबान के बीच में लड़ाइयाँ चलते रहती है। यमन देश में भी आंतरिक कलह देखने को मिला है। सीरिया में आईएस का, इस्लामिक स्टेट्स का प्रेजेंस देखने को मिला है। टर्की में जो रूलिंग गवर्नमेंट है और कुछ और दूसरे जो ग्रुप्स है, उनके बीच में एक टसल देखने को मिल रहा है। सोमालिया का आपका पता है। उसके अलावा इराक, मेक्सिको, लीबिया भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे कुछ अशांति देखने को मिली है। और इन सारे देशों की अगर हम जनसंख्या जहाँ पे जिसकी डेथ हुई उसको मिलाए तो ये करीब 1000 के करीब है। तो अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो सिर्फ ये तो कुछ मेजर अफेक्टेड कंट्री है, पर इनको मिलाते हुए भी हम अगर कुछ देखें तो 25 कंट्रियां हमारे विश्व में कुछ ऐसे हैं। उनमें से जो मगहेरेब जो रीजन कहलाता है अफ्रीका का, और सहेल रीजन जो है ये वेस्टर्न और नॉर्थर्न अफ्रीका का है। जैसे आप देख सकते हैं मगहेरेब जो है वो नॉर्थ पार्ट है अफ्रीका का, और जो सहेल है वो इसका वेस्टर्न पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे अगर
एक आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी देखे तो सोमालिया से स्टार्ट, ये यमन, अरब देशों की तरफ से देखे तो यमन से बढ़ता हुआ सोमालिया, इथोपिया, सूडान, फिर ऐसा आगे बढ़ता हुआ लीबिया, और अब ये और भी देशों में फैलता हुआ एक दिख रहा है। तो ये अशांति, एक तो दौर था कि जहाँ पे हम राजशाही को रिजेक्ट करते विश्व में लोकतंत्र को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजशाही वाला भी एक मुद्दा है, उसके साथ में कुछ आंतरिक कलह देखने को मिलते हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट भी हमको देखने को मिलती है। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यहाँ पर रोल आ जाता है दूसरे देशों का, जो विकसित देश है उनका, जो यूनाइटेड नेशन से संयुक्त राष्ट्र है उनका, कि कैसे वो एक शांति स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि अगर विश्व में कहीं भी अशांति का माहौल होगा तो ये सबको, पूरे विश्व को एन केन प्रकारेण अफेक्ट करेगा ही। उसके अलावा अगर हम देखें तो 79.5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट हुआ है लोगों का, मतलब वो अपने घर, उनको मजबूरी में करीब 80 मिलियन के करीब करीब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये हम यूएन रेफ्यूजी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार देखे 2019 तक। तो जैसे इराक में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिला, तो कई लोग वहां से माइग्रेट करके, वहां से भाग कर अपनी जान बचा के यूरोप जैसे देशों में गए थे। बहुत से हमको ऐसे एग्जाम्पल याद है। म्यांमार में जो हुआ है, म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम थे वो बांग्लादेश में गए हैं, कुछ भारत में भी कुछ लोगों ने आने की कोशिश करी। तो इसका जो रीजन है ये कहीं ना कहीं एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आर्म से रिलेटेड हो, कोई परसिक्यूशन हो रहा है, वहां पे नरसंहार हो रहा है, और उसके अलावा भी ऐसी कुछ अनस्टेबिलिटी की पोजीशन बनती है, इससे हमको ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। उसके अलावा देखें तो ग्रेट पावर्स की बात करी है, कि ग्रेट पावर्स का कहीं ना कहीं, जो विकसित देश है, जो बड़ी शक्तियां हैं इस विश्व में, जो बड़े बड़े देश है, उनकी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका बताई है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें हम, तो वहां पर बताया गया है कि जो यमन है, सॉरी, यमन में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिले, उसमें कहीं ना कहीं यूएस का रोल बताया गया है। क्योंकि एक जो बहुत ही निंदनीय अटैक और एक मिलिट्री एक्शन देखने को मिला सऊदी अरेबिया और यूएई को सपोर्ट करता हुआ, बैक करता हुआ, ये जो अटैक्स हुए थे कुछ यमन में, वहां की भले ही रूलिंग पार्टी या वहां पे लोकतंत्र के नाम पर आप ये कर रहे हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको बहुत ज्यादा उससे अफेक्ट होता है। उसके साथ में यूएस, काफी यूएस को माना जाता है कि वहां पर जो वेपन्स का सेलिंग है ये उनका बहुत बड़ा एक बिजनेस है। ठीक है, तो वो जो अपने वेपन्स होते हैं ये सप्लाई करता है उनकी अरब अलायंस को, उनके अरब मित्रों को। उससे उस रीजन में काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। हमेशा से एक ये आरोप रहा है कि जो बड़े देश है, खासकर यूएस जैसे, ये लड़ाइयों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि लड़ाइयों में जरूरत होती है वेपन्स की, और इनका बिजनेस वेपन्स का काफी ज्यादा बढ़ता है, जो इन कंट्रीज, इस यूएस जैसी कंट्रीज को फायदा पहुंचाता है। अब ये कई और, ये एक वर्जन है, इसमें कितनी सत्यता है ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इस आर्टिकल में भी राइटर ने इस पर एक इशारा किया है। उसके साथ में अगर हम रशिया की दृष्टि से देखें तो लीबिया में जो भूमिका रही रशिया की, वो कहीं ना कहीं आगे एक ग्रह कलह को उन्होंने एक शुरुआत कर दी है, कि इसका जो आगे वाला समय हमको अगर लीबिया में देखने को मिले तो यहाँ पे शांति की कहीं भी हमको स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। पूरा मशीनरी, वेपन्स काफी ज्यादा रशिया की ओर से लीबिया जैसी कंट्री में सप्लाई किए गए। तो देखते हैं, इससे कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि ये जो ग्रेट पावर्स है ये इन वीक स्टेट्स को सप्लाई करके कहीं ना कहीं अपने राइवल से भी वहां पे निपटते हैं। जैसे रशिया और यूएस कई देशों में आमने सामने हो जाते हैं, तो ये अपना एक राइवलरी भी यहाँ पे दिखा देते हैं, और उससे उनको काफी प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, क्योंकि उनके वेपन वहां पे यूटिलाइज हो रहे हैं। उसके साथ में अगर चीन की भी बात करें, चीन भी एक बड़ी शक्ति है, यूएस है, रशिया जैसे, चीन भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में पिछले कुछ सालों में उभर के आया है। तो यहाँ पर जातीय हिंसा देखने को मिलती है, जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, उनका भी काफी अब्यूज देखने को मिलता है। जैसे एक पर्टिकुलर प्रोविंस में ऐसा बताया गया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खास तौर पे टारगेट किया गया। उसके अलावा अगर हम दक्षिणी सूडान की बात करें, कॉन्गो की बात करें जो कि अफ्रीका में, उसके अलावा पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में भी काफी इनस्टेबिलिटी देखने को मिली, और वहां पे चाइना का रोल भी काफी उजागर हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि टॉप सेलर्स है ये, ठीक है, ये मुख्य व्यापारी है इन सारे वेपन्स के, ये बड़ी बड़ी कंट्रियां, इसीलिए कहीं ना कहीं
वो सप्लाई करते हैं वीक नेशंस को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ऑन द नेम ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के नाम पे। लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि हमको वहां पर बहुत अशांति देखने को मिलती है। अगर हम कुछ मुख्य परेशानियों की या प्रॉब्लम की बात करें तो उनमें से तो एक ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो जस्ट नहीं है, ठीक है, इसे अनजस्ट माना गया है। मतलब जिसमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए वैसा हमारा सिस्टम डेवलप नहीं है। ये ग्रेट पावर जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनको ज्यादा फेवर करता है। तो इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रगल की जरूरत है, जो कि एक इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करे, जहाँ पे सबको बराबर का अधिकार हो, जहाँ पे सबके बराबर की इंटरेस्ट देखे जाए और पाले जाए और सबको बराबर का उससे फायदा मिले और विश्व में एक शांति का माहौल स्थापित हो। तो चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल देखते हैं जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है। तो जैसे कि पिछले 2 हफ्तों से भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि दूरदर्शन टीवी का एक कार्यक्रम जो यूपीएससी जिहाद के ऊपर बना हुआ है उसके टेलीकास्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है। पहले स्टे देने से मना कर दिया गया था लेकिन फिर उसको अभी आंतरिक स्टे मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं राइटर ने इसकी चर्चा इसलिए करी है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, ठीक है, जो हमारी लोकतांत्रिक मूल्य है वो हमारी सोसाइटी के साथ में उसको को एग्जिस्ट करने की, साथ में लेकर चलने की, सोसाइटी को लोकतांत्रिक मूल्यों की बहुत ज्यादा जरूरत अगर हम सोसाइटी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो इसीलिए महत्वपूर्ण थोड़ा एक विषय बन जाता है चर्चा के लिए। तो अगर हम बात करें कि ऐसा माना गया है, राइटर ने ऐसा बताया है कि जो आज के हमारे न्यूज चैनल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के कदमों पे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको अप्रेस करते हैं। वो कैसे? तो पहला जो बिंदु बताया वो ये है कि जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, ठीक है, जो एक ये माना जाए कि हम सरकार के अगर अगेंस्ट में बोले या अब असहमति की आवाज उठाए तो उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। दूसरा बिंदु ये बताया है कि आप जो भी चर्चा करते हैं आप पहले ही एक बायस्ड आउटकम पे आ जाते हैं, ठीक है, आप अपना पहले ही पूर्व एक विचार बना लेते हैं कि हाँ इसे ही सही साबित करना है, इसे ही गलत साबित करना है। और इसको तो एक ब्लट बात बताया, जैसे हम टीवी न्यूज चैनल पे हम डिबेट्स देखते हैं कुछ, ठीक है, कि एक एक स्क्रीन पे इतने सारे लोग आपस में चर्चा नहीं, वो एक लड़ाई के रूप में बातें होती है वहां पे। तो ये जो ब्लड बात बताया गया है इसको राइटर ने, तो टीआरपी के नाम पर इस ब्लड बात को बंद करने की बात की गई है और सिर्फ आप टीआरपी को ही एक मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं। न्यूज चैनल का काम है कि इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाना, सरकार को बताना कि ये मुश्किलें है, हम इसको ऐसे सुधार सकते हैं और ये कुछ जनता की समस्याएं है और जनता को इन्फॉर्म करना, देश को इन्फॉर्म करना, ये एक मूल काम है। लेकिन आज जो हो रहा है वो पूरी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू की आ गई है, एक बिजनेस मॉडल में ये ढल गया है। उसके अलावा ये भी एक बिंदु उठाया है कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के, पर्टिकुलर विचारधारा को भी आगे बढ़ाने की ही बात की गई है न्यूज चैनल्स के द्वारा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कि क्या जिम्मेदारियां है न्यूज चैनल की, राइटर ने बताया। तो सबसे पहले तो ये है कि आप पब्लिक को इन्फॉर्म कीजिए, उनको सुनिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए, सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आपको लेकर आने हैं देश के सामने, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। जो जनता के मुद्दे हैं वो सामने रखना आपके उद्देश्य है। उसके अलावा पब्लिक को एक इन्फॉर्म्ड आपको करके रखना है। उसके अलावा एक बिंदु ये बताया है कि जो हमारा आज का युवा पीढ़ी है, जो यंग माइंड्स है, उनके माइंड्स को हमको यहाँ पे पॉल्यूट या करप्ट नहीं करना है। उनके दिमाग में कुछ ऐसी एक हीन भावना किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर या विचारधारा को लेकर हमको नहीं डालनी है। हमको ऐसा उनका माइंड डेवलप करना है जो कि एक काफी ज्यादा बैलेंस्ड हो। उसके साथ में अगर एक आइडियोलॉजिकल माइंडसेट भी उनके दिमाग में बिठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर न्यूट्रल वे में न्यूज चैनल्स को आने की जरूरत है। उसके साथ में एंकर्स की बात की गई है कि जो हमारे न्यूज चैनल्स के एंकर्स है वो एक एजेंडा को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं जो कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। उसके साथ में अगर हम देखें तो फ्री स्पीच और मीडिया का जो अधिकार है उसके बारे में भी राइटर ने बात करा है कि फ्री स्पीच इज नॉट ऑलवेज फ्री। मतलब जब भी आप एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती है, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। हमारा आर्टिकल 19 भी इसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर कब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, ये कभी फ्री नहीं है। तो राइटर ने उसमें ये बताया कि जब भी आपका अगर वाणिज्यिक इंटरेस्ट आ जाए,
ठीक है। तो यहाँ पर ये उसको फ्यूल करे केवल बिजनेस मॉडल पे अगर आप काम करो, या तो आप अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करो सरकार के साथ मिलके, तो यहाँ पर ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्री स्पीच फ्री नहीं रहता है। उसके साथ में क्या रीजन है इस कॉम्प्रोमाइज करने के, तो कहीं ना कहीं ये राइटर ने एक सवाल उठाया है कि टीवी चैनल्स फंड्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड रहते हैं, उनके प्रॉफिट मेकिंग पे काफी ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो इसको अगर हम उस तरीके से देखें तो शायद इसीलिए ये यहाँ पर अपने वैल्यूज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। साथ में सोशल मीडिया की भी बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो महत्वपूर्ण, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है जो सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह और काफी लोगों तक एक बार में बात पहुंचा देता है काफी आसान तरीके से। तो इसको भी काफी ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि काफी हेट स्पीच और ऐसी स्पीच, फेक न्यूज वगैरह, जिसके कारण काफी हमको दुखदायी समाचार कई कई बार और सुनने को मिलते हैं कि ये रूमर्स के कारण इनकी हत्या हो गई, या ये फेक न्यूज चल गई, इसके कारण काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो गया और इससे ये लॉस हो गया। तो इसीलिए इन पे रेगुलेशंस की काफी ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन की बात ये की गई है कि एक सिटीजन, जो हमारे नागरिक है, उनका एक पैनल होना चाहिए टीवी चैनल्स को, जो कि स्टैंडर्ड डिसाइड करे, उसके साथ में ये डिसाइड करे कि यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आए हैं। और यहाँ पे कोर्ट का भी एक उद्देश्य है कि सिर्फ सिटीजन पैनल सेट करे, वहां पर कोर्ट को भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है कि आप बराबर एक लाइन ड्रॉ करके बताइए कि यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस है और यहाँ तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो चलिए, आत्म भारत अभियान जो है हमारा, सेल्फ रिलायंट मूवमेंट जो हमारे देश में चल पड़ा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये समाचार में क्यों है, तो सबसे पहले कोविड-19 के दौर में हमको पता चला कि हमारी जो डिपेंडेंसी है काफी कंट्रीज पे अलग अलग है, अलग अलग एरियाज में बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी, उनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा ही मूलभूत है। तो आत्मनिर्भर अभियान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया, उनके द्वारा अनाउंस किया गया आत्मनिर्भर पैकेज के नाम पे, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है। तो अगर हम भारत जैसे देश में देखें तो 65 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं चीन जैसे, सिर्फ चीन देश से, जिसमें काफी ज्यादा एसेंशियल आइटम्स है। इन्हीं एसेंशियल आइटम्स में से अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, तो 70% जो रॉ मटेरियल है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का, जो दवाइयों का उद्योग है, ये कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे देश में नहीं बनता। उनमें भी मेजर जो है वो चाइना से ही आता है। तो अब बात की गई है कि सेल्फ रिलायंट जो है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो हम सपना देख रहे हैं, वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हमारी जनसंख्या आपको पता है काफी ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग तबके हैं, ठीक है। कुछ समाज, हमारे समाज के सेक्शन अभी भी ऐसे हैं, समाज के तबके अभी भी ऐसा है जो बहुत ही बेसिक स्तर पे है, जिन पर अभी तक शिक्षा या बहुत मूलभूत सुविधाएं तक उन तक नहीं पहुंच पाए है। तो ऐसी डाइवर्स पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप खुद में ही आत्मनिर्भर हो। उसके साथ में कहीं ना कहीं अगर हम एक वेलफेयर की बात करें और सेल्फ वेलफेयर की बात करें, तो उसके लिए भी हमको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है कि हमारी निर्भरता किस पे नहीं रहे। अगर कल को हमारे चीन से रिलेशन खराब होते हैं, तो आज जो एसेंशियल आइटम्स है वो हमारे कैसे आ पाएंगे, ठीक है, अगर हमारे थोड़े भी रिश्ते खराब होते हैं। तो इसलिए जरूरत है कि हम स्वनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। उससे जो हमारा सेल्फ प्राइड है उसको भी काफी ज्यादा बूस्ट यहाँ से मिलेगा। उसके साथ में कुछ प्लान के बारे में डिस्कस किया है कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे देखें, तो राष्ट्रीय स्तर पे बात की गई है कि एक अम्ब्रेला एक्शन प्लान बनाया जाए नीति आयोग के द्वारा, जो कि कैटेगराइज करे बराबर उन सारे उद्योगों को या सेक्टर्स को जहां पर हमको वोकल फॉर लोकल मिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसमें मुख्य रूप से हम एसेंशियल आइटम्स को भी एक देख सकते हैं। उसके साथ में एक मॉनिटरिंग एजेंसी की बात की गई है, जो कि जो नीति आयोग जो एक एक्शन प्लान बनाए या जो भी संस्था या एजेंसी उसमें काम करे, उसकी एक मॉनिटरी करे, उसको रिव्यू करे समय समय पर, उसमें सजेशन प्रोवाइड करते जाए। तो ये होगा नेशनल लेवल की बात। अगर हम अभी राज्य स्तर पर आए, तो राज्य स्तर को ये जो एक्शन प्लान नीति आयोग ने बनाया है, इसको ही आगे बढ़ाते हुए आपको अपने स्टेट या अपने केंद्र शासित प्रदेश लेवल पे आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी कर देनी चाहिए कि ये राज्यों के स्तर पर इसे इम्प्लीमेंट करे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे जिले स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एक चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाए, डिटेल फॉर्म में काफी एक्शन प्लान को हम यहाँ पर कैटेगराइज करें। उसमें सबसे पहले एक चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की बात की गई है, जो कि
ग्राउंड लेवल जो हमारे ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे कलेक्टर हो गए, एसडीएम्स हो गए, तो हम उनके लिए एक मुख्य भूमिका हम बनाएं कि आपकी ये पर्टिकुलर भूमिका है और आपको इस वे में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। तो स्ट्रक्चर की बात करी तो एक ऑटोनोमस बॉडी बनाने की बात करी, जो कि डीएम जो कलेक्टर है उनके द्वारा हेड करे, या तो टेक्नोक्रेट जो है उस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्सपर्ट उनके द्वारा उसे हेड उसे हेड किया जाए। उसके साथ में वहां पर उसको मैनेज किया कैसे कैसे किया जाए, और एक पायलट इम्प्लीमेंटेशन, एक शॉर्ट वे में कैसे एक शॉर्ट पायलट प्रोजेक्ट बना के हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, उसका भी काफी ज्यादा उसके भी टेस्ट हो, और हम उसी तरीके से हमारे अगर पायलट प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां होती है तो उसी को देखते हुए हम आगे बढ़े। उसके साथ में यहाँ पे दूसरी जो जरूरत बताई है स्ट्रक्चर में वो है स्केलिंग एंड सेटिंग अप अ सर्टेन नंबर ऑफ कंपनीज। तो कुछ कंपनीज को हम बराबर सेट करने की बात करें कि इस कालावधि में हम इतनी कंपनी यहाँ पर हम सेटअप करेंगे जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर से संबंधित है। उसके साथ में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है वो है कि 24/7 फैसिलिटेशन सेंटर की बात की गई है न्यू कंपनीज के लिए या एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टार्टअप चालू करना है, कोई नव युवक है 20-21 साल का, उसको उसका कंपनी स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तो छोटी छोटी चीजों तक मदद से या कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल चीजों से हर चीज में उसको मदद की आवश्यकता होती है। उसको ये भी नहीं पता रहता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो हर चीज उसको यहाँ पर खुद ही करनी पड़ती है। इससे होता ये है कि मेन बिजनेस से आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, स्टार्टिंग में इतने फंड्स नहीं होते कि आप सबको हायर कर सके। इसीलिए एक फैसिलिटेशन सेंटर, एक मदद सेंटर की बात बनाने की बात की गई है, जो कि न्यू कंपनीज को, इवन जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उन्हीं को भी मदद करे। उसके साथ में एक और ग्रुप बनाने की बात की गई है जो कि एक डिटेल्ड नॉर्म्स और जो गाइडलाइंस है उन्हें बनाए, खास करके सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए, ठीक है। उद्योग आ जाएंगे, कंपनीज बन जाएंगे, बिजनेस बन जाएंगे, लेकिन वर्कर्स और उनके राइट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सेफ वर्किंग कंडीशंस पे सेफ वर्किंग कंडीशंस को एक निर्धारित करे। तो चलिए हमारी जो सिलेक्ट कमिटीज है और पार्लियामेंट्री जो पैनल्स है, संसदीय समितियां है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी जैसे हमने 3 ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे जो कि बिल के रूप में अभी आए, उनमें से 2 बिलों पे कल राज्यसभा में काफी ज्यादा हमको कुछ हलचल देखने को मिली, कुछ ऐसी गतिविधियां भी देखने को मिली जो कि संसद में देखने को नहीं मिलनी चाहिए, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करते। तो ऐसे 2 फार्म बिल से, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित ये 2 बिल थे राज्यसभा में। यहाँ पर अपोजिशन पार्टी जो है उनकी तरफ से ये डिमांड की गई थी कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास में भेजा जाए, लेकिन यहाँ पे सरकार ने बोला कि नहीं, हम इसे पास करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कमेटी के पास में नहीं भेजते, और अंत में इसे पास कर दिया गया राज्यसभा के द्वारा भी। वैसे ये पहले ही लोकसभा से पास हो चुके थे। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री जो संसदीय समितियां है उनका रोल इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो हम उनके रोल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बिल हमको पास करना है, हम देखते हैं कि बिल कैसे पास होता है। पहला तरीका तो ये जो बिल है वो पार्लियामेंट में जो दोनों सभा है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें चर्चा होती है और वहां पे वोटिंग की जरूरत होती है, तो वोटिंग होती है और उससे वो पास हो जाता है। ये रहा पहला मैकेनिज्म। दूसरे मैकेनिज्म की बात करें तो वहां पर जो बिल है वो पार्लियामेंट्री जो संसदीय समिति है उनको रिफर किया जाता है। क्यों रिफर किया जाता है? सबसे पहले तो जो लेजिस्लेटिव कमियां रह गई है, जो हमारी विधि कमियां रह गई है डिबेट में, या जो बहुत छोटी छोटी चीजें हम डिबेट में नहीं चर्चा कर पाएंगे वहां पर, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो छूट गए, तो इसके लिए हम इन्हें पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे बाद में हम संसदीय समितियों के पास में इनको भेज देते हैं, जहाँ पे सभी दलों से लोग मौजूद रहते हैं। साथ में वो स्पेशल कुछ लोगों को बुला के भी इस पर चर्चा करते हैं जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो प्रेसिडेंट विल्सन रह चुके हैं यूएस के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इन इट्स कमिटी रूम्स इज कांग्रेस एट वर्क। जो यूएस का पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब भी पार्लियामेंट अपनी कमिटीज के रूप में काम करता है या कोई बिल कमिटीज के बारे में जाता है, तो एक्चुअल वे में पार्लियामेंट जो संसद है वो उसी समय असली काम करता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी लाइन से हट के आप उस पर चर्चा करते हो, आप इसके रिपोर्केशन, हानियां, लाभ, सब चीजों को ध्यान रख के आप यहाँ पे चर्चा करते हो, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो केवल देश हित हो जाता है। इससे क्या लाभ होगा देश को, यहाँ पे कोई पार्टी लाइन नहीं रहती, यहाँ पे वोटर्स को लुभाने का कोई मुद्दा ही नहीं होता, क्योंकि ये बंद दरवाजों में ये कमिटीज की चर्चा होती है। तो सिलेक्ट कमेटी क्या होती है, तो वो देखते हैं 2 प्रकार की मुख्य सिलेक्ट कमेटी
कमिटी होती है, एक होती है डिपार्टमेंटल जो कि हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमिटीज हम ये कहते हैं, जैसे कोई बिल से हो गया, बजट या पॉलिसी से सम्मिलित हो गया। उसके अलावा कुछ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस, किसी एक मुख्य उद्देश्य को, एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर चलती है। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि कमेटी किन बिल को एग्जामाइन कर सकती है और कब इनकी जांच कर सकती है, कमेटी को कब हक है कि वो इनका जांच करे। तो पहला जो है पहला बिंदु जो है कि कब जांच कर सकती है, उनमें से तो ये है कि उस कंसर्न मिनिस्ट्री या उस कंसर्न सब्जेक्ट मैटर के जो मिनिस्टर है वही इसे बिल को रिकमेंड करे कमेटी के पास में। तो अगर हम पिछले साल देखें तो रविशंकर प्रसाद ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो था उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में रेफर करा था। काफी टेक्निकल मुद्दा था, काफी विचारणीय मुद्दा था, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इसलिए उन्होंने इस बिल की जो चर्चा है उसको सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे संसदीय समिति के पास में भेज दिया। उसके बाद में जो हाउस के हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, जैसे लोकसभा के हमारे अध्यक्ष जो हो गए और जो राज्यसभा के हमारे अध्यक्ष जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भी रहते हैं, उनको भी हक है कि वो पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में पास में इसको भेज सकते हैं। तो इसी में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में भी, अगर हम राज्यसभा में देखें तो 8 बिलों को डिपार्टमेंटल जो विभाग संबंधित समितियों के पास में भेजा गया है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, जो कि सभापति है राज्यसभा के। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक और दृष्टि से देख सकते हैं कि जब एक हाउस ने, एक सदन ने इसे पारित कर दिया हो और ये दूसरे सदन के पास गया हो, उस दृष्टि से भी, उस स्थिति में भी इसे सिलेक्ट कमेटी के पास में भेजा जा सकता है। तो 3 मुद्दे हो गए इसमें हमारे पास में, एक खुद मिनिस्टर के पास, एक जो अध्यक्ष है सदन के उनके द्वारा, या पूरे के पूरे सदन ये विचार करके उसको भेज सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके रिजल्ट क्या होते हैं। सेंडिंग द बिल्स रिजल्ट इन 2 थिंग्स। तो जो पहला रिजल्ट है वो तो ये होता है कि सबसे पहले आप उसका एक डिटेल्स एग्जामिनेशन होता है, उसकी बहुत डिटेल्स जांच होती है, उसमें कमेंट्स इनवाइट किए जाते हैं, जो एक्सपर्ट्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो नागरिक है, उन्हें बुलाया जाता है, उसके बारे में सजेशन लिया जाता है, पूर्ण रिपोर्ट बनाई जाती है और ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है, मुख्यतः 3 महीनों में सबमिट की जाती है। वैसे ये सिर्फ रिकमेंडरी नेचर की होती है, सिर्फ ये रिकमेंडेशन होती है, इनका पालन करना ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको इनका पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा मदद पहुंचाता है। तो अगर हम अभी की लोकसभा में देखें तो अभी तक 17 बिल रिफर कर दिए गए हैं कमिटीज के द्वारा। वही हम अगर जो हमारा 16वीं लोकसभा है, तो 16वीं लोकसभा में 25% जो बिल है वो रिफर किए गए। वही हम 15वीं लोकसभा में देखें तो यहाँ पे 71% जो है 71% वो रिफर किए गए थे। वही हम 14th लोकसभा में देखें तो यही आंकड़ा 60% के पास का था। तो चलिए हमारा न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। जो रोश हशना करके एक उत्सव है जो कि हमारे यहूदी जो भाइयों है उनका नूतन वर्ष के रूप में इसे बनाया जाता है। इसे हेड ऑफ द ईयर भी कहा जाता है। तो जो हमारी यहूदी कम्युनिटी है, जैसे आपको पता होगा कि इजराइल जो हमारा सबसे अच्छा मित्र देश माना जाता है, वहाँ पे जो मेजर पॉपुलेशन है ज्यूइश पॉपुलेशन है। उनके अलावा यूएस में भी काफी सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है ज्यूइश पॉपुलेशन, जिसे हम यहूदी समुदाय कहते हैं। तो जो तीसरे करके एक मंथ होता है, उसके फर्स्ट डे को नूतन वर्षीय अपना नव वर्ष बनाते हैं हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से। तो ये कभी आसपास सितंबर अक्टूबर के महीनों में आता है। उसके अलावा इसका मुख्य डिफरेंस कहाँ पे मिलता है, इसकी बात कहाँ पे की जाती है, किस जीविश टेक्स्ट में की जाती है, तो वो है मिशना करके एक जीविश टेक्स्ट है जो कि 200 एडी के आसपास का है। तो वहां पर इसका रेफरेंस मिलता है जिसमें इस उत्सव को नव वर्ष के रूप में मनाने की बात कही गई थी। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने का लिए आप सभी का धन्यवाद, अपना समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।